हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि विज्ञान के अंदर अभी जो है हम लोग प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में बहुत सारा चीज़ हम लोग जो है पढ़ाई कर चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से हमने आपको बताया था कि दर्पण के बारे में आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। और दर्पण के बारे में बात किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि दर्पण होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के दर्पण होते हैं। एक तो होता है समतल दर्पण। एक क्या होता है भाई साहब? समतल दर्पण। और एक होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है। और हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में सब कुछ पढ़ाई कर लिया है। हमने देखा था समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण के बारे में हम लोग सब कुछ, इसका उपयोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ समतल दर्पण में किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है वो भी हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसका प्रकृति कैसा होगा, यानी कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होगी, यानी कि उसका गुण क्या होगा, वो सब कुछ हम देखे थे। समतल दर्पण में मुख्य रूप से दो स्थिति में हम लोगों ने क्या किया था, प्रतिबिंब बनाया था। पहला स्थिति था जब वस्तु बहुत ही छोटी हो, यानी कि बिंदु के समान हो, तब बिंदु वस्तु का समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये सीखे थे। और दूसरा स्थिति हम लोग देखे थे कि किसी बड़े से वस्तु का, जैसे कि कोई व्यक्ति है, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो किसी बड़े से वस्तु का समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है और किस प्रकार से बनता है वो भी हम लोगों ने देखा था। और आज हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं आपका उत्तल, एक उत्तल होता है और एक होता है अवतल। क्या होता है भाई साहब? अवतल। ठीक। तो हम लोग समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीख चुके हैं और आज हम लोग गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, एक है उत्तल दर्पण और एक है अवतल दर्पण। इसका मतलब यह होता है कि हम लोगों को सीखना होगा कि उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये सभी चीज़ हम लोगों को अभी क्या करना होगा, जो है सीखना बाकी है, तो हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में किसी भी प्रतिबिंब का किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है ये सीखने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप सभी को पता होना चाहिए। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड प्रत्येक साल आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का क्लास। आप सभी लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि एक बार में आपको चीज़ें समझ में आता चला जाए। अब बात करेंगे हम लोग कि उत्तल दर्पण में कैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और अवतल दर्पण में कैसे हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना पाएंगे। तो हम लोग प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं गोलीय दर्पण में, लेकिन आपको प्रतिबिंब बनाने से पहले प्रतिबिंब बनाने का कुछ नियम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। हम लोग पहले नियम पढ़ेंगे कि आखिर अगर हम किसी भी गोलीय दर्पण में अगर प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन कौन से नियम का पालन करना होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन कौन सा नियम का पालन करना होगा। तो पहला नियम, अगर आप किसी भी वस्तु का जिस दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं वो दर्पण पहले क्या करेंगे, बनाएंगे। तो मान लीजिए कि किसी वस्तु का आपको क्या करना है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा भाई साहब, आपका सबसे पहला काम होगा अवतल दर्पण बनाना, यानी कि अवतल दर्पण आप सबसे पहले क्या करेंगे, बनाएंगे। अगर आप किसी भी वस्तु का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा सर आपका,
सबसे पहला काम आपका होगा कि आप एक अवतल दर्पण क्या करेंगे, बनाएंगे। अब अवतल दर्पण बनाने के बाद उसमें हम लोग सबसे पहले उसके मुख्य अक्ष को क्या करेंगे, दर्शाएंगे। किस चीज़ को दर्शाएंगे, मुख्य अक्ष को। मान लीजिए कि यह इसका मुख्य अक्ष है, तो आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हल्का दूसरा कलर ले लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा भाई साहब, पी कहलाएगा। और अगर ये सी है यानी कि वक्रता केंद्र, ये सब हम आपको पहले ही पढ़ा के आए हैं, तो सी और पी के पूरे बीच में क्या होगा सर, फोकस होगा। ठीक, तो इतना चीज़ आप पहले क्या करेंगे, दर्शाएंगे। दर्शाने के बाद दूसरा काम होगा कि उस वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे। अब कहाँ पे रखना है ये तो क्वेश्चन बताएगा कि पी और एफ के बीच रखना है, या एफ के ऊपर रखना है, या एफ और सी के बीच रखना है, या सी पर रखना है, या सी से दूर रखना है, या अनंत पर रखना है। कहाँ पर रखना है वो तो क्वेश्चन बताएगा कि हाँ आप अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को यहाँ पर रखें और उसका प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो पहला काम आपका क्या था, प्रतिबिंब बनाना, उसमें मुख्य अक्ष पी एफ और सी को दर्शाना। और दूसरा काम होगा कि आप वस्तु को प्रतिबिंब के सामने रखिए। किसको रखिए, वस्तु को प्रतिबिंब के सामने रखिए। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया, यहाँ पर हमने वस्तु को क्या कर दिया, रख दिया। ए बी मान लीजिए कि वस्तु है, ठीक। तो दूसरा काम आपने वस्तु को दर्पण के सामने रख दिया। अब तीसरा काम याद रखिएगा कि कम से कम 2 किरण, कितना किरण, कम से कम 2 किरण आप क्या कीजिएगा, वस्तु से दर्पण पर भेजिएगा। वस्तु से कहाँ पर, दर्पण पर भेजिएगा। कम से कम कितना किरण, तो कम से कम 2 किरण आप वस्तु से लेकर के कहाँ पर भेजेंगे, तो दर्पण पर भेजेंगे। और वो दोनों के दोनों किरण दर्पण से टकराने के बाद जब उसका परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद वो दोनों किरण जिस बिंदु पर मिलेगा उसी बिंदु पर आपका प्रतिबिंब मिलेगा, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि पहला काम तो दर्पण बनाना है, दूसरा काम उसके सामने हमें वस्तु को रखना है जो जिस भी पोजीशन पर बोला गया हो उस पोजीशन पर, और तीसरा काम हम 2 किरण क्या करेंगे, वस्तु से दर्पण पर क्या करेंगे, भेजेंगे। तो याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि आप किसी भी दिशा में कहीं भी क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। वस्तु से दर्पण पर जाने वाली किरण जो है, आपने मान लीजिए कि वस्तु से ये एक किरण आपने क्या कर दिया, दर्पण पर भेज दिया जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ी, देख सकते हैं ये लाल वाला आपका मुख्य अक्ष है, और ये जो अभी हमने खींचा है किरण वो है आपका किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो ऐसा नहीं कि ये किरण किधर से भी क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, ऐसे या ऐसे या ऐसे किसी भी दिशा में लौट जाएगी, ऐसा नहीं है। ये किधर से लौटेगी इसका कुछ ना कुछ नियम होता है, इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, नियम होता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो किरण आप मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं वो हमेशा और हमेशा एफ होकर गुजरती है। किस होकर गुजरती है, एफ होकर। तो इसी तरीक़ा से किरण कैसे जाएगी तो कैसे लौटेगी, इससे संबंधित कुछ नियम है, उसको आप पहले क्या कीजिए, समझिए। तो अब हम लोग जो है किरण, कौन सा किरण किधर से गुजरेगी, इस बातों को सीखने के लिए क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्थिति आपके सामने है प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण। मुख्य अक्ष कहिए या प्रधान अक्ष कहिए, दोनों बात क्या होगा सर, बराबर होगा। अगर कोई मान लीजिए कि ये वाला अवतल दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। इधर से हम अवतल दर्पण में क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। पूरे आराम से सीखेंगे, कोई हल्लाबाजी नहीं होगा, कोई धरफरी नहीं होगा, ठीक। तो ये आपका मान लीजिए कि कोई अवतल दर्पण है, MN हम इसका नाम दे देते हैं, और ये इसका मुख्य अक्ष है। ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है, मान लीजिए ऐसा, ठीक। और ये हम दूसरा कलर से दिखा देते ताकि आपको अच्छा दिखे। ये मान लीजिए कि P है, ठीक। और यहाँ पर मान लीजिए कि ये C है, और P और C के बीच में तो होता है F। ये आप सभी पहले से ही क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं,
क्या बोला, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण है। याद रखिएगा कि जो भी प्रकाश किरण आप प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर भेजेंगे वो हमेशा और हमेशा फोकस होकर गुजरेगी। जैसे मान लीजिए कि ये किरण आपने क्या किया, भेजा, ये किरण मान लीजिए कि प्रधान अक्ष के समांतर है, आपको देखने में भी लग रहा होगा सी और एफ के क्या है, ये समांतर है। मान लीजिए कि सी और एफ के क्या है, समांतर है। तो सी और एफ के समांतर है तो दर्पण पर पड़ा, दर्पण पर पड़ने के बाद तो ये किसी न किसी दिशा में लौटेगा। दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, ये किरण लौटेगी। तो किधर को लौटेगी, तो याद रखिएगा हमेशा और हमेशा ये किरण फोकस होकर लौटेगी। किस होकर लौटेगी, फोकस होकर लौटेगी। इस दिशा में क्या करेगी, ये चली जाएगी। अगर आप यही काम नीचे से करेंगे तो भी वही होगा। अगर आप नीचे से कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर क्या करते हैं, भेज देते हैं, तो ये किरण फिर दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर के ही क्या होगी, लौटेगी। ये नियम है। तो आपने देख लिया कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर दर्पण पर पड़ती है, अवतल दर्पण पर, ये कौन सा दर्पण है भाई, तो ये है अवतल, ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण पर पड़ती है तो हमेशा वो एफ होकर क्या होगी, गुजरेगी। अब यही चीज़ हम उत्तल दर्पण में देखते हैं, क्योंकि दोनों स्थिति आपको आते रहना चाहिए। अगर यही स्थिति हम उत्तल दर्पण में देखने की कोशिश करें तो मान लीजिएगा ये कोई उत्तल दर्पण है जिसको हम अंदर से क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। यानी कि सभी को पता होगा कि विज्ञान में पेंटिंग को क्या कहते हैं, तो रजतीत कहते हैं। क्या कहते हैं, रजतीत कहते हैं। तो हमने इसको अंदर से क्या कर दिया, रजतीत कर दिया। ये MN हमने इसका नाम भी दे दिया और ये मुख्य अक्ष भी हमने क्या कर दिया भाई साहब, खींच दिया। ठीक, मुख्य अक्ष खींचने के बाद हमने आपको यहाँ पर बताया कि ये भाई साहब P है। ठीक, ये P है और इसका जो C और F होगा ये इधर होगा, ये C होगा और P और F के बीच में, P और C के बीच में ये F होगा। लेकिन प्रकाश किरण तो आप भेजेंगे बायां तरफ से ही, क्योंकि इधर से ही भेजना होगा। तो अगर आप अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो भाई साहब यहाँ पर तो हो गई समस्या। क्या समस्या हुआ, ये दर्पण को छेद करके तो इसे नहीं जाएगा, दर्पण को छेद करके तो फोकस होके नहीं गुजरेगा। हमने बताया था कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस होके गुजरेगी। तो यहाँ पर तो सर समस्या है, ये दर्पण को पार तो नहीं कर पाएगा। तो सर क्या होगा, तो देखिए, तो दर्पण को पार नहीं करेगा, दर्पण से टकरा करके तो ये इधर ही लौट सकता है। तो ये ऐसे लौटेगा, ये ऐसे लौटेगा जैसे लगेगा कि F होकर आया है। कहाँ से आया है, ऐसे लौटेगा जैसे लगेगा कि कहाँ से आया है, F से आया है। कहाँ से आया है, F से आया है। ठीक, इसी तरह से अगर आप नीचे से भी अगर कोई किरण भेजते हैं, नीचे से भी मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण भेजते हैं तो ये फिर ऐसे लौटेगा जैसे लगेगा कि कहाँ से आया है, ये ऐसे लौटेगा जैसे लगेगा कि F से आया है। कहाँ से, इसको अगर पीछे बढ़ाइएगा तो कहाँ पर जाएगा, ये F पर जाएगा। ठीक, तो आपने देख लिया अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल दोनों ही दर्पण में कि अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण भेजते हैं तो वो किधर से, दर्पण से टकराने के बाद किधर लौटेगी, दर्पण से टकराने के बाद किधर लौटेगी। क्योंकि ये नियम है, ऐसा नहीं है कि आप किधर से भी किरण लाएंगे और किधर भी आप भेज देंगे। किसी भी दिशा से ला करके किसी भी दिशा में आप नहीं भेज सकते हैं। 2, 3, 4 स्थिति हम आपको बताएंगे। पहला स्थिति तो हमने देख लिया कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी तो हम जो है वो किधर से लौटेगी, ये आपने दोनों ही दर्पण में क्या कर लिया, देख लिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्थिति की ओर। दूसरा स्थिति को क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ये फिगर ऑलरेडी हम ले रखे थे, फिर भी हमने आपको बना करके दिखाया, तो उस फिगर को छोड़ो, जो हमने बनाया उसको देख लेना आप। ठीक, दूसरा स्थिति मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये स्थिति क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, यानी कि उत्तल या अवतल दर्पण में आप जो है किरण फोकस होकर भेज रहे हैं तो वो किधर से गुजरेगी। तो देखिए यहाँ पर, तो आप पहले फिगर देखिएगा तब समझ में आएगा। मान लीजिएगा हम दोनों दर्पण में दिखाएंगे, अवतल में भी दिखाएंगे और उत्तल में भी दिखाएंगे। तो मान लीजिए कि ये कोई आपका अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है मान लीजिए। ठीक,
ये अवतल दर्पण है, इसको बाहर से क्या करेंगे हम भाई साहब, पेंटिंग करेंगे, बाहर से इसका पेंटिंग करेंगे। तो बाहर से पेंटिंग करेंगे तो आइए, और फिर इसका हम मुख्य अक्ष खींच देते हैं। कौन सा अक्ष सर, तो मुख्य अक्ष। देखिए मान लीजिए कि ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब इस पर हम PCF सभी को क्या करेंगे, दिखाएंगे। ये मान लीजिए कि P है और यहाँ पर C है, C मतलब वक्रता केंद्र होता है, ये सब पहले ही हम पढ़ा दिए हैं। और F मतलब फोकस होता है, P मतलब ध्रुव होता है, सब पहले ही बता दिए हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, कोई भी किरण फोकस होकर के भेजेंगे। कहाँ से भेजेंगे, फोकस होकर के अगर कोई भी किरण भेजेंगे दर्पण पर, तो वो किधर की ओर लौटेगी, ये हमें समझना है। तो देखिए अगर कोई भी किरण फोकस होकर दर्पण पर आएगी, फोकस होकर कहाँ आएगी भाई साहब, अगर दर्पण पर आएगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौटेगी। किधर होकर लौटेगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौटेगी। सर उल्टा काम हो गया, बिल्कुल उल्टा काम हो गया। क्या उल्टा काम हुआ, देखिए जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजी गई थी तो वो फोकस होकर लौटी थी। फोकस होकर क्या हुई थी भाई, फोकस होकर लौटी थी। और उसका जस्ट उल्टा जब हम किरण को F होकर के दर्पण पर भेज रहे हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है। इसी तरीक़ा से हम उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं। ये तो रहा आपका अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का बात करें तो मान लीजिए ये कोई उत्तल दर्पण हमने बनाया, पूरा सीधा तो मैं नहीं बना पाता हूँ, लेकिन फिर भी हम आपको भावनात्मक रूप से ऐसे एक्सप्रेस करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बाद आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक। और अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो कोई ज़रूरत पड़ेगा भी नहीं। मान लीजिए कि ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, जिसको प्रधान अक्ष भी आप बोल सकते हैं। ये तो है आपका अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, और ये हम जो काम कर रहे हैं वो उत्तल दर्पण में कर रहे हैं, ठीक। इसमें अगर बात किया जाए तो ये आप मान लीजिए कि P है, यानी कि ध्रुव है, और ये मान लीजिए कि C है, और इस P और C के बीच में आप जानते हैं फोकस होता है, यानी कि F होता है। आपको प्रकाश किरण जो है फोकस होकर के भेजना है। देखिए इधर तो सर फोकस है नहीं, और प्रकाश किरण तो इधर से भेजेंगे, तो ऐसे भेजिए जैसे मान लीजिए कि वो कहाँ जा रहा हो, फोकस पर जा रहा हो। देखिए इसको आगे बढ़ाइएगा तो लगभग फोकस पर जाएगा। तो मान लीजिए ये आपने जो किरण भेजा वो ऐसे जा रहा था जैसे कि फोकस पर जा रहा हो, तो ये फिर किधर की ओर लौटेगा, ये फिर किधर की ओर लौटेगा। सर देखिए ये जा रहा था कहाँ भाई, फोकस पर जा रहा था। कहाँ जा रहा था, फोकस पर जा रहा था, लेकिन दर्पण को पार करके तो ये फोकस पर नहीं जा पाएगा, दर्पण से टकराएगा, फिर ये लौट जाएगा। तो आप अगर फोकस पर कोई किरण भेज रहे थे, यानी कि फोकस होकर के दर्पण पर भेज रहे थे, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौट जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर होकर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। यानी कि मुख्य अक्ष और ये लौटने वाली किरण जो है एक दूसरे के क्या होंगे सर जी, समांतर होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। सेम काम जैसा कि अवतल दर्पण में हुआ वैसा ही यहाँ पर भी होगा, वैसा ही यहाँ पर भी होगा। तो आपने देख लिया कि अगर फोकस पर भेजेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर के लौट जाएगी। तो दूसरा स्थिति याद रखिएगा, फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौटती है, यानी कि परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगला तीसरा स्थिति, ये तो फिगर छोड़िए, आपको हम फिगर हटा देंगे वहाँ में से। तीसरा स्थिति है वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण। अगर कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है साहेब, तो वक्रता केंद्र से गुजरती है। प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो क्या होगा, तो दोनों ही दर्पण में हम लोग देख लेते हैं, बना करके देख लेते हैं कि क्या होगा। मान लीजिए कि ये कोई आपका अवतल दर्पण है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं। इसमें प्रधान अक्ष भी हम क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ये मान लीजिए इसका प्रधान अक्ष है, और फिर ये मान लीजिए कि इसका पोल है, यानी कि ध्रुव है, और ये इसका वक्रता केंद्र है, और ये फोकस है। अब इसमें आपको क्या बोला गया, कुछ स्थिति में स्थिति बोला कि वक्रता केंद्र यानी कि C से गुजरने वाली किरण, अगर कोई भी किरण C से गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी, C से। एक काम करो आप, हल्का C और P को हम नज़दीक कर देते हैं,
सी और एफ को क्या कर देते हैं, नज़दीक कर देते, ताकि हमें चीज़ें समझ में आना चाहिए अच्छा तरीक़ा से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कि ये सी है और ये एफ है आपका, ये क्या है, एफ है, हल्का ऊपर ले लेते हैं, एफ को ऊपर ले लेते हैं। अब आप अगर वक्रता केंद्र से गुजारते हैं प्रकाश किरण को, यानी कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण का क्या स्थिति होगा, वो कैसे लौटेगी, वो बात कर रहे हैं हम। तो अगर कोई किरण वक्रता केंद्र होकर के दर्पण पर आई, वक्रता केंद्र होकर के दर्पण पर क्या हुई, आई, तो याद रखिएगा वो उसी रास्ते से लौट जाएगी, उसी रास्ते से क्या होगी, लौटेगी। ये किधर, इसका परावर्तन नहीं होगा, यानी कि ये दूसरे पथ पर नहीं जाएगा, ये दूसरे पथ पर नहीं जाएगा। तो तीसरा आपने स्थिति सीखा कि अगर कोई भी प्रकाश किरण हम दर्पण पर वक्रता केंद्र होकर के भेजते हैं तो फिर उसी रास्ता से लौट जाएगी, उसी रास्ता से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ये सेम स्थिति आपके उत्तल दर्पण में भी दिखाई देगा। तो हम उत्तल दर्पण बना करके देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई उत्तल दर्पण है, ये क्या है, उत्तल दर्पण है, इसको अंदर से पेंटिंग किया जाता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। हम आपको भावनात्मक रूप से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि और ये मान लीजिए कि आपका मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, यानी कि प्रधान अक्ष है। अब इसी में हम क्या करते हैं, इसमें पी सी एफ को दिखा देते हैं। ये मान लीजिए पी है और यहाँ मान लीजिए कि सी है और ये मान लीजिए कि इसके बीच में एफ है। तो अब आप कोई किरण सी पर भेजना चाहते हैं, कहाँ पर भेजना चाहते हैं सर जी, आप कोई भी किरण सी पर भेजना चाहते हैं। मान लीजिए कि ये किरण आप भेजने की कोशिश कर रहे थे सी पर, कहाँ पर भेजने की कोशिश कर रहे थे, सी पर भेजने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि ये किरण जाती सी पर, कहाँ जाती सर भाई, सी पर जाती है किरण। तो आप अगर सी पर कोई भी किरण भेजना चाहेंगे तो वो फिर दर्पण से टकराने के बाद उसी रास्ता से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो तीसरा स्थिति आपने देखा कि अगर आप वक्रता केंद्र से गुजारते हैं किसी प्रकाश किरण को तो वो दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी रास्ता से लौट जाएगी। ये आपने कहानी देखा अवतल दर्पण का। ये किसका है भाई साहब, तो ये अवतल दर्पण है। और ये कौन सा दर्पण है, तो ये उत्तल दर्पण है। ये हमने सेम फिगर भी बना के आप लोगों के लिए लाया था, तो हम फिगर ही रहने देंगे क्योंकि उसमें साफ साफ बना हुआ है और हम अपना वाला चीज़ क्या कर देंगे, मिटा देंगे। चलिए चौथा स्थिति सीखिए। जब आप ध्रुव पर प्रकाश किरण भेजेंगे, कहाँ पर भेजेंगे, ध्रुव पर, तो वो किधर की ओर लौटेगा, लौटेगी, वो आप देखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि ये कोई आपका अवतल दर्पण है, ये क्या है भाई साहब, ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक। अब अवतल दर्पण में आप सभी जो है जानते हैं कि इसके क्या क्या जो है होते हैं। मान लीजिए कि ये इसका मुख्य अक्ष है, ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष हमने क्या करा भाई साहब, खींच लिया, ठीक। एक मिनट, मुख्य अक्ष खींचने के बाद ये मान लीजिए कि ध्रुव है, यानी कि पोल है, ये आपका सी है वक्रता केंद्र, और ये है आपका एफ यानी कि फोकस। अब आप क्या कर रहे हैं, ध्रुव पर कोई प्रकाश किरण भेज रहे हैं, ध्रुव पर कोई प्रकाश किरण क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो जब आप ध्रुव पर कोई भी प्रकाश किरण भेजिएगा तो वो किधर से गुजरेगी, किधर से लौटेगी परावर्तन के बाद, वो चीज़ हमें समझना है। तो मान लीजिए कि आपने ये वाला प्रकाश किरण ध्रुव पर भेज दिया, हल्का टेढ़ा हो गया, नहीं टेढ़ा नहीं चलेगा भाई, टेढ़ा नहीं चलेगा, हटाइए इसको, टेढ़ा नहीं जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, फिर से एक भेजने की कोशिश करी। मान लीजिए कि ये प्रकाश किरण ध्रुव पर आया, आपने इसको ध्रुव पर क्या किया, भेजा। तो ये ध्रुव पर जब भेजेंगे तो वो किधर से गुजरेगी, तो जितना डिग्री का कोण बना करके मुख्य अक्ष के साथ ये आया था, उतना ही डिग्री का मुख्य अक्ष का के साथ कोण बनाते हुए इधर की दिशा में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, ठीक। कुछ समझ में आया। तो इसका सर मतलब है कि जो प्रकाश किरण ध्रुव पर डायरेक्ट जाएगी, यानी कि डायरेक्ट पी पर जाएगी, वो उधर नीचे की ओर क्या करेगी, उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए लौट जाएगी। जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आई थी उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए क्या करेगी, नीचे से लौट जाएगी। ये तो कारनामा रहा सर अवतल दर्पण का, किसका, तो अवतल दर्पण का। लेकिन सर यही कारनामा उत्तल दर्पण में कैसा होगा, तो ये मान लीजिए कि आपका उत्तल दर्पण है,
हल्का मैनेज कीजिएगा आप लोग। ये देख लीजिए हमने बना दिया। ये मान लीजिए आपका कोई उत्तल दर्पण है, इसका ये मुख्य अक्ष है, इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। इसमें आप देखेंगे तो सी, पी और एफ आपको दिखा देते हैं हम। ये मान लीजिए कि आपका पी है, यहाँ पर मान लीजिए कि सी है और इस दोनों के बीच में क्या है, एफ है। अब आप कोई भी प्रकाश किरण पी पर भेज रहे हैं, पी पर कोई भी प्रकाश किरण क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो मान लीजिए ये प्रकाश किरण पी पर आई, यहाँ पर कुछ भी जितना भी डिग्री का हो सके उतना डिग्री का कोण बनाते हुए, तो फिर ये किधर से लौटेगी, तो फिर ये मुख्य अक्ष के साथ उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए नीचे की ओर क्या हो जाएगी भाई साहब, लौट जाएगी। ठीक, तो ये दोनों कोण क्या होगा, हमेशा ही बराबर होगा। ठीक, तो ये आपने देख लिया 4 स्थिति। तो आप यही 4 स्थिति का किरण वस्तु से दर्पण पर भेज सकते हैं। जब आप किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए जाइए तो यही 4 स्थिति याद रखिएगा, कि ऐसा नहीं कि कहीं से आप वस्तु के ऊपर से कहीं से कोई किरण लेकर के और दर्पण पर भेज देंगे, नहीं। पहला स्थिति तो ऐसा हो सकता है कि आप किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, वस्तु से लेकर के मुख्य अक्ष के समांतर किरण को क्या करेंगे, भेजेंगे। तो याद रखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण जाएगी वो फोकस होकर के गुजर जाएगी। या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरा काम कर सकते हैं कि किरण को फोकस होकर के वस्तु से लिए और फोकस होकर के दर्पण पर भेजें। तो जो फोकस होकर के आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर के लौट जाएगी। और तीसरा स्थिति आप ये ले सकते हैं कि जो किरण है वो आप सी यानी कि वक्रता केंद्र होकर के भेजेंगे। तो याद रखिएगा जो किरण वक्रता केंद्र होकर के आएगी वो उसी रास्ता से फिर लौट जाएगी, उसी रास्ता से फिर क्या हो जाएगी भाई, लौट जाएगी। ठीक, और चौथा स्थिति आप ये ले सकते हैं कि वस्तु से किरण लेकर के ये ध्रुव पर भेज देंगे। तो याद रखिएगा जो भी किरण आप ध्रुव पर भेजेंगे वो ध्रुव पर जो है नीचे की ओर उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी भाई, लौट जाएगी। ठीक, तो ये स्थिति आपने देख ही लिया। 4 स्थिति के बाद अब हम लोग तैयार हो चुके हैं ये अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार का प्रतिबिंब बनाना सीखना शुरू करते हैं। तो आपने पहले ही देख लिया है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 बातें याद रखना है। पहला तो आपको दर्पण बनाना है, दूसरा दर्पण के सामने वस्तु को रखना है, और तीसरा 2 किरण, वस्तु से 2 किरण आपको दर्पण पर भेजना है। वस्तु से 2 किरण आपको क्या करना है, दर्पण पर भेजना है। और ये 2 किरण जो है ना वो कोई भी किरण नहीं होगा, किसी भी स्थिति का किरण नहीं होगा। आप 4 प्रकार के किरण ही वस्तु से निकाल करके दर्पण पर क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसकी तो मैंने चर्चा कर ही लिया है अच्छा तरीका से। अब आइए, अब हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करें और 5 नंबर लेकर जाएं। क्वेश्चन क्या था, अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करें। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कुल 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो सर कुल 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में आप कुल 6 प्रकार का प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग प्रतिबिंब बनाना जो है शुरू करते हैं। सबसे पहला स्थिति, 6 स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। तो सबसे पहला स्थिति पर फोकस करते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी कि वस्तु कहाँ पर हो भाई साहब, अनंत पर हो, तो आपको उस वस्तु का अवतल दर्पण में क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना है। यानी कि जो वस्तु अनंत पे रखी गई हो उसका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, ये आपको क्या करना है, बनाना ही नहीं बना करके दिखाना भी है। तो भाई साहब सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो सर दर्पण बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, दर्पण बनाएंगे। तो मान लीजिए कि ये कोई आपका अवतल दर्पण है, ये क्या है भाई, ये कोई अवतल दर्पण है। ठीक, हमने बोला भी था
कि अगर किसी भी दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा दर्पण बनाना और उसमें मुख्य अक्ष खींचना। मुख्य अक्ष क्या करना? खींचना। ठीक, तो हमने मुख्य अक्ष भी क्या कर रखा है भाई साहब? खींच रखा है, खींच लिया हमने। और इसमें पीसी और एफ को दर्शाएंगे। आप किसको दर्शाएंगे? पीसी एफ को। तो ये ध्रुव को हम लोग पी बोलते हैं, तो मान लीजिए ये पी है। इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर सी है, यहाँ पर क्या सर जी? सी है। तो सी और पी के बीच में क्या होगा? बीच में होगा एफ। माफ़ कीजिएगा कि मैं हो सकता है कि बीच में डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं नाप करके नहीं दे रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था कि सी और पी के पूरे बीच में एफ लेंगे। तो आपके पास तो कॉपी होगा, स्केल होगा, स्केल बैठा बैठा करके अगर ये सी से पी का दूरी 6 cm होगा तो आप पी से 3 cm की दूरी पर एफ ले लेंगे तो पूरे बीच में आ जाएगा। हम जो रख रहे हैं हो सकता है कि वो पूरे बीच में न हो, तो जब पूरे बीच में नहीं होगा तो हल्का समस्या देखने को मिलेगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग माप करके क्या कीजिएगा? बनाइएगा। देखिए, तो ये हमने काम कर लिया। अब वस्तु को कहाँ रखना भाई साहब? अनंत पर। वस्तु को कहाँ रखना है? अनंत पर। तो मान लीजिए कि यहाँ से अनंत दूरी पर यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है। कोई वस्तु क्या है? यहाँ पर सर जी रखा हुआ है। तो अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये हमें क्या करना है? बताना है। मान लीजिए ये ए भी कोई क्या है? वस्तु है। अब इस वस्तु का बोला ही गया है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी कि दर्पण से अनंत दूरी पर। दर्पण से अनंत दूरी का मतलब है कि दर्पण से बहुत दूर कोई वस्तु रखा हुआ है। दर्पण से बहुत दूरी में अगर कोई वस्तु रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे? तो आइए हम लोग उसका प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। मैंने बोला था कि पहले दर्पण बना लीजिएगा, फिर दर्पण के सामने वस्तु को रखिएगा और तीसरा काम कीजिएगा, वस्तु से कम 2 किरण दर्पण पर भेजिएगा। वस्तु से कम कितना किरण दर्पण पर भेजना है? 2 किरण। तो चलिए हम ऊपर से 1 किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे हैं। ऊपर से 1 किरण मुख्य अक्ष के समांतर क्या कर रहे हैं भाई साहब? भेज रहे हैं दर्पण पर। ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण है। ये पीछे में से डॉट डॉट क्यों लगा रहे हैं? डॉट डॉट इस चीज़ को दिखाता है कि ये किरण बहुत दूर से आया है, अनंत दूरी से आया है। यहाँ से अनंत दूरी से आया है। तो देखिए, आपने 1 किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर भेजा वस्तु से, तो ये आप सभी को जस्ट बताए हैं हम कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस होकर के लौटेगी। किस होकर के लौटेगी सर? फोकस होकर के लौटेगी। तो ये किरण तो ऐसे क्या हो जाएगी सर? लौट जाएगी। ठीक, अब हमने बोला था कि कम से कम 2 किरण भेजना है, 1 किरण नहीं। कितना किरण? 2 किरण। तो 1 किरण हम ऊपर से भेज दिए और 1 किरण हम नीचे से भेज देते हैं। 1 किरण हम क्या करते हैं? नीचे से भेज देते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर ही 1 किरण हम क्या करते हैं? नीचे से भेज देते हैं। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई है तो ये क्या हो जाएगी? देखो भाई साहब, ये है मुख्य अक्ष, ये क्या है? मुख्य अक्ष, और ये है आपका किरण। तो ये दोनों समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समांतर। तो जब कभी भी मुख्य अक्ष के समांतर आप कोई भी किरण क्या करेंगे? भेजेंगे, तो आप सभी को हमने जस्ट बताया ही है कि वो एफ होकर गुजरेगी। किधर से गुजरेगी भाई? एफ होकर गुजरेगी। हल्का टेढ़ा मेरा लग रहा होगा लेकिन महत्वपूर्ण है। तो ये एफ होकर के क्या हो गई भाई साहब? गुजर गई। तो अब देखिए कि वो दोनों किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ मिली? दोनों किरण सर दर्पण पे टकराई और टकराने के बाद जो लौटी तो वो दोनों किरण कहाँ पर जाके मिली? तो सर जी वो दोनों किरण जो है वो आप देख सकते हैं कि एफ पर आकर के टकरा गई। कहाँ पर आ गई भाई साहब? एफ पर आ गई। तो यही एफ जो है ना, यही जो बिंदु है ना, यही बिंदु होगा प्रतिबिंब। यही बिंदु क्या होगा सर? प्रतिबिंब होगा। यही बिंदु क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। तो क्या समझा आपने? आपने समझा ये कि अगर अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत दूरी पर रखेंगे, किसी वस्तु को अनंत दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा?
एफ पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा सर जी? एफ पर। तो पहला तो आप देख लीजिए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? एफ पर बन रहा है। दूसरा इस प्रतिबिंब का गुण क्या है? इस प्रतिबिंब का गुण है कि ये बहुत ही छोटा बनेगा। बहुत ही क्या बनेगा? छोटा बनेगा। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि बहुत छोटा प्रतिबिंब बना है, यानी कि बिंदु के साइज का बना है। किस साइज का? बिंदु के साइज का बना है। और बात सही भी है भाई साहब। जब आप किसी चीज़ों को बहुत दूर से देखते हैं, किसी भी चीज़ों को बहुत दूर से देखते हैं तो एक बहुत छोटा दिखाई देता है। जैसे जनरल आदमी को अगर आप अपने सामने रोड पर खड़ा देखेंगे तो उसका हाइट सामान्य होता है, लेकिन वही आदमी अगर किसी बिजली के बहुत बड़े पोल पर चढ़ जाए, तो आप नीचे से देख रहे हैं, ऐसे करके अपना गर्दन उठा करके देख रहे हैं, तो आपको बहुत छोटा दिखेंगे। वही व्यक्ति रोड पर था तो बड़ा दिख रहा था, और वही व्यक्ति पोल पर चढ़ गया तो वो बहुत ही छोटा दिखाई देने लगा। तो हम जानते भी हैं कि दूरी जितना ज़्यादा होगा तो आकार उतना ही छोटा होगा। तो इस दर्पण के सामने ये वस्तु ए बी जो है किस दूरी पर रखा गया था? तो सर अनंत दूरी पर रखा गया था। तो अनंत दूरी पर रखा यानी कि बहुत ज़्यादा दूर रखा गया था, तो दूरी ज़्यादा है, इसीलिए इसका प्रतिबिंब जो है बहुत ही छोटा बनेगा। और यही कारण है कि हम लोग जो तारा को देखते हैं वो बहुत ही छोटा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि तारा हमारे आँख से अनंत दूरी पर है। कितना दूरी पर? अनंत दूरी पर है। तो तारा हमारे आँख से अनंत दूरी पर होने के कारण वो हमें बहुत ही छोटा दिखाई देता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो रात में आप तारा देखते हैं ना, वो सूर्य से भी बड़ा उसका आकार होता है। और सूर्य कितना बड़ा है? तो पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है सूर्य। अगर ये आपका पृथ्वी है ना, तो सूर्य ये है, तो सर हम तो सूर्य को देखते हैं तो बहुत छोटा दिखाई देता है। भाई छोटा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आपसे बहुत ही ज़्यादा दूर है सूर्य, आपसे बहुत ज़्यादा क्या है? दूर है सूर्य। तो पहला गुण आप याद रखेंगे, जब कभी भी आप किसी वस्तु को, गुण क्या याद रख रहे हैं? जब कभी भी आप किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे, जब कभी किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो पहला गुण याद रखिएगा कि उसका फिगर बनेगा एफ पर। कहाँ पर बनेगा? एफ पर। जहाँ ये रेड लाइट जल रहा है वहाँ पर एफ पर बनेगा। और दूसरा बहुत छोटा होगा, बिंदु के साइज का होगा। और तीसरा याद रखिएगा वास्तविक होगा। तीसरा क्या होगा? वास्तविक होगा। ये सब चीज़ हम आपको आगे बढ़ाएंगे, आगे पढ़ाने वाले हैं, तो इसके लिए टेंशन तो लेना है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार बता देना है, इसके गुण को बता देना है। तीसरा क्या होगा सर? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। तीसरा क्या है भाई? ये जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं वो हम पहले ही बता के आ चुके हैं आपको हमने बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब उस प्रतिबिंब को कहते हैं जो वास्तविक कटान से बनता है। ये ऑटोमेटिक कटा है, हमने ज़बरदस्ती इसको नहीं कटवाया है। तो ये दोनों जो परावर्तित किरण है अपने आप कटा है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। इसका सारा का सारा गुण हम और आगे पढ़ेंगे, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप क्या करिएगा, कम से कम याद रखिएगा। इसको हमने फिगर में भी बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ही फिगर चलेगा, उसको डिलीट कर देंगे। स्थिति दो क्या है? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित हो। पहला स्थिति क्या था भाई? पहला स्थिति था कि वस्तु को हमें रखना था अनंत पर, यानी कि दर्पण से बहुत दूर। कितना दूर? तो अनंत दूर। यहाँ पर मान लीजिए अनंत दूर पर हमने कोई वस्तु को रखा था, तो इसका फिगर कैसा बना वो हमने देख लिया। अब आपको बोला गया कि वस्तु को सी और अनंत के बीच में रखना है, सी और अनंत के बीच में रखना है, तो कैसा फिगर बनेगा वो हम लोग चलिए देखते हैं। तो हम लोग अब क्या देखने वाले हैं? स्थिति 2 में अब हम लोग बनाने वाले हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब जो वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा हुआ है। तो मान लीजिए हम पहले तो क्या करेंगे सर? एक दर्पण बनाएंगे। तो चलो भाई हम यह एक अवतल दर्पण क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। यह हमने क्या किया? तो यह हमने एक अवतल दर्पण बना लिया। हमने यह अवतल दर्पण क्या कर लिया भाई साहब? बना लिया।
ये इधर से क्या करेंगे, इसको पेंटिंग कर देंगे। मैं इतना बार दर्पण बना करके दिखाऊंगा, इतना ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कभी आप भूल नहीं पाएंगे। तो अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं, पूरा गहरा ज्ञान लेना चाहते हैं तो बने रहे, बाकी कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए कि ये इसका मुख्य अक्ष है, ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष पर आप सभी जानते हैं क्या होता है, तो ये सर P होता है, ठीक। अगर हम इसको C मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, C मानते हैं, तो P और C के बीच में क्या होगा सर, P और C के बीच में F होगा। P और C के बीच में क्या होगा, ये हो जाएगा सर आपका F। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र यानी कि C के बीच में रखना है। यानी कि C और अनंत के बीच में कहीं भी आप वस्तु को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम वस्तु को यहाँ रख रहे हैं, C पर नहीं रखेंगे, C और अनंत तो इधर है ना, और C यहाँ पर है, तो C और अनंत के बीच हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं। तो देखिएगा इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कैसे बनेगा। पहला काम हमने कर लिया दर्पण बनाने का, दूसरा काम हमने वस्तु को रख भी दिया। इसको AB बोल दीजिए, इस वस्तु का नाम क्या दे दिया हमने, AB। वस्तु को हमने दर्पण के सामने रख दिया। तीसरा काम हम बताए थे कि वस्तु से कम 2 किरण दर्पण पर भेजेंगे। वस्तु से कैगो किरण दर्पण पर भेजना है, तो वस्तु से कम 2 किरण दर्पण पर भेजना है। तो हम एक किरण क्या कर रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे हैं यहाँ से। अच्छा एक मिनट, एक किरण हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे। एक किरण वस्तु से निकाल करके मुख्य अक्ष के समांतर हम दर्पण पर क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजा। भाई साहब आपको जस्ट अभी बताया गया है कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो F होकर लौटेगी। कहाँ से लौटेगी, तो F होकर लौटेगी। तो मान लीजिए कि F इधर की दिशा में क्या हो गई, ये लौट गई। F होकर के इधर की दिशा में क्या हो गई, लौट गई। अब दूसरा काम, दूसरा हम किरण भेजने जा रहे हैं कहाँ से, तो हम C होकर के किरण भेजने जा रहे हैं। दूसरा किरण हम C होकर के दर्पण पर भेजना चाहते हैं। कहाँ पर भेजना चाहते हैं, C होकर के। तो हमने एक किरण C होकर के दर्पण पर भेज दिया। एक किरण C होकर के दर्पण पर क्या कर दिया भाई साहब, भेज दिया। तो अभी मैं जस्ट आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर कोई भी किरण आप C होकर के यानी कि वक्रता केंद्र होकर के दर्पण पर भेजेंगे तो वो किरण फिर उसी रास्ता से लौट जाएगा। उसी रास्ता से क्या हो जाएगा, दर्पण से टकराएगा पहले और उसी रास्ता से क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। यानी कि हमें पता चला एक चीज़, क्या पता चला कि परावर्तन के बाद दोनों किरण इस बिंदु पर आकर के मिल रहा है। दोनों किरण इस बिंदु पर आकर के क्या हो रही है, मिल रही है। यानी कि इसी बिंदु पर जहाँ पर दोनों किरण एक दूसरे को काट रही है, उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के ऊपर आप वस्तु को रखे थे, लेकिन इसका प्रतिबिंब बन रहा है नीचे। एक सेकंड, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है सर, इसका प्रतिबिंब बन रहा है नीचे, इसका प्रतिबिंब बन रहा है नीचे। तो ये हो जाएगा B' A' क्या है, तो प्रतिबिंब है। B' क्या है भाई साहब, तो प्रतिबिंब है। अब इस B' प्रतिबिंब का कुछ गुण जो है उसको चर्चा कीजिए, क्योंकि इसका गुण यानी कि प्रकृति पूछा जाएगा। अब क्या पूछा जाएगा सो देखिएगा। पहला चीज़ अब आपने याद रखना है, आपको क्या पहला चीज़ याद रखना है कि अगर अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है, उसका प्रतिबिंब C और F के बीच में बनेगा। C और F के बीच में बनेगा, ठीक है, बीच में बनेगा। तो पहला गुण आप याद रख लेंगे कि C और अनंत के बीच में वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच में बनेगा। दूसरा गुण इसका याद रखिएगा कि उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा सर, उल्टा बनेगा। देख लो उल्टा है, मुंडी चला गया नीचे और जो पाँव है वो रह गया ऊपर। देख ही सकते हैं आप, ये नीचे गया कि नहीं गया, ये नीचे,
तो ये नीचे गया यानी कि उल्टा प्रतिबिंब है। ये कैसा प्रतिबिंब है? उल्टा प्रतिबिंब है। ठीक। और तीसरा याद रखेंगे कि वास्तविक होगा। कैसा होगा? तो वास्तविक होगा ये प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब कहलाएगा सर? तो ये प्रतिबिंब कहलाएगा वास्तविक। और इसी से रिलेटेड चौथा गुण याद रखिएगा कि वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से कैसा होगा? छोटा होगा। प्रतिबिंब जो है वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। देख लीजिए कि ए बी का साइज़ क्या है और ए डैश बी डैश का साइज़ क्या है, वो आप फिगर में खुद ब खुद आप अपने इस नन्हे प्यारे आँखों से देख सकते हैं। तो ये 3-4 गुण याद रखेंगे। क्या गुण है? जब कोई भी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है सी और एफ के बीच में बनेगा। दूसरा है उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, देख सकते हैं मुंडी नीचे गिराए हुआ है। तीसरा है कि वास्तविक बनेगा, क्योंकि वास्तविक कटान से क्या हो रहा है? बन रहा है। वास्तविक कटान से बन रहा है तो वास्तविक ही कहेंगे उसे। और चौथा याद रखेंगे छोटा बनेगा। बी डैश ए डैश ए बी से छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। वैसे तो मैं ये सब के सब गुण हम आपको आगे भी एक सारणी में क्या कर देंगे? लिख के बताएंगे। ये फिगर हम पहले से बना के लाए थे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा स्थिति अब आप समझने सीखने की क्या कीजिए? कोशिश कीजिए। कोई धरपरी नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई हल्लाबाजी नहीं, आराम आराम से सीखेंगे चीज़ों को। तो तीसरा स्थिति भाई साहब क्या बोला इसने? तीसरा स्थिति बोला कि जब वस्तु सी पर हो। कहाँ पर हो? सी पर। यानी कि अब वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो सबसे पहले सर वक्रता केंद्र पर रख करके हमें उसका प्रतिबिंब बनाना है। तो सबसे पहला काम तो सर करना होगा, एक दर्पण बनाना होगा। सबसे पहला काम दर्पण बनाना होगा। तो हम एक अवतल दर्पण यहाँ पर क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई अवतल दर्पण है। ये क्या है सर? तो ये कोई अवतल दर्पण है। यहाँ पर मान लीजिएगा कि ये जो है वो कोई अवतल दर्पण है। सबसे पहला काम तो आपका यही होता है कि भाई आप अवतल दर्पण ये अवतल दर्पण में फिगर बनाना है। तो आप एक अवतल दर्पण क्या करेंगे? बना लेंगे। इसमें मुख्य अक्ष भी खींच लेंगे। मुख्य अक्ष भी क्या कर लेंगे सर? आप खींच लेंगे। ठीक। मुख्य अक्ष पर सी पी और एफ भी दर्शा देंगे। मान लीजिए कि ये पी है। ठीक। ये पी है और ये मान लीजिए कि सी है। ये क्या है? सी है। तो सी और पी के पूरे बीच में एफ होना चाहिए। आप लोग नाप करके लिखेंगे एफ को, माप करके एफ को लिखेंगे, ना तो ऊपर लिखेंगे ना ही नीचे लिखेंगे। तो ये हमने मान लिया कि एफ है। अब क्वेश्चन स्थिति देखिए, सॉरी स्थिति क्या है? वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी कि वस्तु को आप सी पर रखेंगे। हाँ, तो पहला काम हमने कर लिया। दूसरा काम आप वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं। दर्पण के सामने मान लीजिए कि ये ए बी कोई वस्तु है। ए बी कोई क्या है? वस्तु है। अब हमने वस्तु को दर्पण के सामने रख भी दिया है। अब इसी वस्तु का प्रतिबिंब हमें दर्पण में बनाना है। तो हम क्या बोले थे कि आप अगर प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो वस्तु से कम से कम दो क्या करेंगे? किरण भेजेंगे दर्पण पर। तो हम एक किरण क्या करते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर हमने एक किरण क्या कर दिया? भेज दिया। तो हम आपको बताए थे कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस होकर गुजरेगी। वो किधर से गुजरेगी भाई? वो फोकस होकर गुजरेगी। ये फोकस होकर के हल्का टेढ़ा हो गया। आप लोग अपना फीट यानी कि स्केल डाल करके क्या करेंगे? बनाएंगे तो टेढ़ा नहीं होगा। तो ये फोकस होकर के क्या हो जाएगी सर? गुजर जाएगी। मान लीजिए कुछ ऐसे गुजरेगी। ठीक। ये भी पूरा सीधा नहीं हुआ, लेकिन मान लीजिए कि सीधा है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस होकर गुजर गई। दूसरा चीज हम आपको क्या अब एक किरण तो हमने भेज दिया। दूसरा किरण क्या कर रहे हैं? हम एफ होकर के भेज देते हैं। दूसरा किरण क्या कर रहे हैं? तो दूसरा किरण हम एफ होकर के दर्पण पर क्या कर देते हैं? भेज देते हैं। ये किरण एफ होकर के दर्पण पर गई। तो आप सभी जानते हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो एफ से गुजरती है, और अगर एफ होकर के दर्पण पर आ रही है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर के दर्पण से क्या करेगी? ये गुजर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर होकर ऐसे क्या हो जाएगी? गुजर जाएगी। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं? उस चीज़ को देखिए। यहाँ पर ये दोनों जो परावर्तित किरण है वो क्या हो गई? कटी।
तो यही यानी कि इसी बिंदु पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। सी को हम हल्का हटा देते हैं, यहाँ से बगल में लिख देते हैं। सी को हल्का बगल में लिख देते हैं, यहाँ से हटा करके बगल में लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये सर जी यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बना, यानी कि इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे ही क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब बनेगा। ये था आपका सर सी। अब देखिए कि जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं सर, वक्रता केंद्र यानी कि सी पर रखते हैं, तो इसका पहला गुण क्या है कि उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बन रहा है। उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बन रहा है, तो सी पर ही बन रहा है। और दूसरा गुण इसका है कि उल्टा बन रहा है। और तीसरा गुण है कि समान साइज का है। क्या है भाई साहब, समान साइज का। समान मतलब बराबर साइज का। जितना बड़ा, देखिए ये 1 मिनट देख ही लो आप, हम इसको नॉमिनेट कर ही देते हैं। ये हो गया सर बी डैश ए डैश। बी डैश ए डैश का मतलब है कि ये उल्टा बना है, इसका मुंडी ऊपर था, इसका मुंडी हो गया नीचे। तो और साइज समान होगा, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका फिगर भी है। यही कहलाता है समान साइज। यही क्या कहलाता है, समान साइज। तो ये पहला गुण तो सी पर बन रहा है, दूसरा समान आकार का है, तीसरा उल्टा है, और चौथा वास्तविक है। चौथा गुण क्या है इस प्रतिबिंब का, इस प्रतिबिंब का चौथा गुण है कि ये वास्तविक है। तो ये सभी अभी मैं आपको केवल बोल रहा हूँ, और इसको एक सारणी में सजा करके मैं आपको दे दूँ तो कितना अच्छा होगा। तो आप टेंशन ना ले। इस सभी वस्तु का जो प्रतिबिंब हम बना रहे हैं, इसका हम आपको एक टेबल में इसके सारे के सारे प्रकृति को भी मैं क्या कर दूंगा, आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा, लिखा दूंगा। ठीक, तो इस तरह से आप आराम से क्या कर सकते हैं, अवतल दर्पण में सी पर वस्तु को रख करके उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। उसका प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि आज इतना ही रखते हैं। 3 तरह का प्रतिबिंब बनाना आप लोग आज सीख चुके हैं। 6 तरह का प्रतिबिंब हमें बनाना है। तो अगला 3 प्रकार का प्रतिबिंब जो है हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, सीखेंगे। और जब सीखेंगे तो पूरे डिटेल में सीखेंगे, कोई हल्लाबाजी या फिर धरफड़ नहीं होगा। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आज आप लोग इतना ज़रूर जो है सीखे होंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको पूरे डिटेल में बताना चाहता हूँ और एकदम आराम से शांति तरीक़ा से बताना चाहता हूँ। तो ये आप लोग जो है आज के क्लास को ज़रूर सीखिएगा। अगले क्लास में आपका प्रतिबिंब बनाना जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। प्रतिबिंब बनाना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। और जितने भी साथी LGR स्टडी का व्हाइट लोगो वाला ऐप अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ LGRstudy.com आपका ही वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर के आप बेहतर से बेहतर रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय।